नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सभी का सहर्ष स्वागत है। आनंदवन, वाराणसी, काशी, बनारस अनेक नामों से प्रचलित एक ऐसा शहर जिसमें सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर संचलित है। मान्यवर GI मैन रजनीकांत, जो भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत है, उनका जीवन परिचय हम इस साक्षात्कार में आपको अवगत कराएंगे। उनके साक्षात्कार से आपको नव प्रेरणा तो मिलेगी ही, भारत को विश्व गुरु बनने के लिए आपको सदैव सदैव प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद। शिक्षक, आपके माता पिता का नाम जानना चाहेंगे और आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। हमारा जन्म एक सरूपारी ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिताजी हमारे श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, माता जी का नाम चंद्रकला द्विवेदी रहा। और हम लोग बचपन में भी सभी लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते रहे। और पिताजी की जब वो बड़हलगंज में थे गोरखपुर में, तो उनकी इच्छा थी कि काशी में उनकी कोई संतान रहे, क्योंकि उन्होंने अपने 37 साल के जीवन काल में 1 इंच जमीन भी कहीं खरीदा नहीं था। उनके मन में हमेशा था कि उनको काशी में रहना है, और वो यही कहते थे कि अगर हमारी कोई संतान काशी में रहेगी, सर्विस करेगी, तो हम उसके साथ रहेंगे, और नहीं तो फिर एक किराए का मकान लेकर के रहेंगे। गांव हमारा वहां से करीब 35-40 किलोमीटर दूरी पे था, काशी से है, आज भी है। तो और पैतृक संपत्ति है, जमीन है, घर है, बड़ी चीजें हैं वहां पे। लेकिन उनका काशी में रहने का लगाव था। और यह ईश्वर की कृपा देखिए कि आज हमारे 2 छोटे भाई हैं, हम लोग कुल 3 भाई 3 बहन, तीनों लोग। और सब 6 भाई बहन की संतान में हम सबसे बड़े। हाँ। तो लेकिन पूर्ण रूप से जिम्मेदारियों से निवृत्त। उसका कारण यह रहा कि शुरू में भी ज्वाइंट फैमिली में रहने का अवसर मिला, और बाद में काशी में भी जब हम काम करने आए तो पिताजी को लगा कि चलो हमारा एक बेटा वहां पे हो गया, रिटायर होंगे तो उसके साथ रहेंगे। हमारे दूसरे भाई भी काशी में उनकी सर्विस लगी, और वो फिजिक्स में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी। उससे छोटे वाले और श्री निशिकांत द्विवेदी, वो जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। और सभी लोग, माता पिताजी सब, उनके हमारे तीनों भाई के परिवार, बच्चे, सब लोग जो है एक संयुक्त मकान में सारनाथ के पास में जो है मवैया एक जगह है, हम लोग वहां पे निवास करते रहे। रिटायर होने के बाद में पिताजी ने करीब 13-14 वर्ष का समय हम लोग साथ बिताया। 2010 में, अक्टूबर 2010 में, और 10/10/2010 जैसा सदी की वो तिथि जो है एक अलग तिथि रही है। और उसमें नवरात्र की भोर में जो है वो हम लोग को, चूंकि देवी के बड़े उपासक थे, बहुत उपासक थे देवी के, माँ विंध्यवासिनी की उनके ऊपर बड़ी कृपा थी, और वो चले गए। बहुत खला हमें जाना, आज भी खलता मैं होता हूँ कि आज भी हम घर में जब प्रवेश करते हैं तो उनके चित्र को देख के प्रणाम करते हैं, और हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माता जी आज भी हैं, 90 वर्ष के आसपास उनकी आयु हो चुकी है, पूरा आशीर्वाद उनका हमको प्राप्त है। संयुक्त परिवार में रहने का हमें जो सबसे बड़ा लाभ मिला कि हमें कभी कभी लगता है कि शायद हम अगर ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते तो यह जो पूरा काम भारत में, हाँ, लगभग हम भारत के 26 राज्यों तक पहुंच चुके हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग को लेकर के। क्योंकि काम तो हमने वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे शुरू किया था, लेकिन आज की तारीख में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, IPR की बात करते हैं, और हम उसको लेके भारत के 26 राज्य और यूनियन टेरिटरी तक पहुंचे, जिसमें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि काशी से काला पानी। हमने काला पानी की भी यात्रा किया, और वहां से भी हमने 7 प्रोडक्ट को GI टैग दिलाया। तो ये इतना संबल, मैं बताऊं कि ज्वाइंट फैमिली में रहने का जो संबल है, कि हमें याद नहीं है कि मतलब हमारे ऊपर किसी तरह का कभी कुछ कहा गया हो कि ये चीजें घर में नहीं है, इसको लेकर के आना है। और पत्नी परिवार की बड़ी बहू है, तो वो अपनी भूमिका में है, और माँ है हमारे साथ में, और सारे लोग हैं बड़े ही सहृदय होकर के, और सब बच्चे अपने अपने स्थान पे, सारे बच्चे, अभी छोटे भाई लोग हैं, उनके बच्चे भी अब सब सर्विस में हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सब लगे हुए हैं लोग। लेकिन बड़ा ही मतलब आनंद है, यही प्रेरणा है हमारे लिए, शायद यही प्रेरणा है। लेकिन हमारे दर्शक में बहुत सारी महिला वर्ग भी है, तो आपकी माता जी के हाथ से बना हुआ एक व्यंजन जो आपको आज भी बहुत ही अच्छा लगता है, कि जिसके हम बोलते हैं ना कोई ब्रांच नहीं, वो GI टैग होता है, वो अपना एक मातृत्व का एक वात्सल्य रहता है, और अपनी धर्मपत्नी के हाथ का एक व्यंजन। देखिए, आपको बताएं कि माता जी तो खैर बहुत ही, मैं बताऊं कि व्यंजन के मामले में
बहुत ही बनी रही है। और वो तो उनके हाथ का खाना बना हुआ, और आज भी, अब तो इस अवस्था में तो खाना नहीं बनाते, लेकिन उनका स्वाद आज भी बचपन का जो है। लेकिन हमें याद है कि एक तो वह स्वयं बाहर का कुछ नहीं खाती रही, हाँ, किसी तरह का मिष्ठान, किसी तरह की चीजें, और वो अपने हाथ का पका हुआ है। यहाँ तक बहुएं भी जब आ गई थी तब भी वो अपने शौक से कुछ चीजें बनाती थी। और तो हमें याद है कि उनके हाथ का बना हुआ बेसन का लड्डू और इतना प्रिय है कि वो जब बनाती थी, आज भी हमारे जो दूसरी बहनें हैं जब आते हैं या कोई बाहर जाने लगता है तो वो बेसन का लड्डू बना करके, लोगों की इच्छा होती कि उनकी माँ के हाथ का जो है तो वो जाए जो है, और वो उसको हम लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन कभी कभी वो आटे का हलवा भी बहुत सुंदर बनाती थी, बहुत आटे का हलवा जो है बहुत सुंदर बनाती थी, बड़ा स्वाद। अभी हम सारे प्रयास के बाद भी वो स्वाद हमको अभी तक दूसरे से नहीं मिल पाया है। तो वो तो पाक कला में तो बहुत ही निपुण है। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएं, जो आज के समाज के लिए बहुत आवश्यक है, कि माता जी, पिताजी चूंकि अध्यापक थे और लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे, लेकिन पूरे उनके जीवन काल में, पिताजी जब तक प्रिंसिपल रहे बढ़ाने में, पूरे जीवन काल में किचन के अंदर में, रसोई में किसी बाहर का व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, काम करने वाला कोई बाहर का नहीं गया। माता जी, हमारी बहनें या बहू लोग, इनको छोड़ करके किचन में किसी का प्रवेश, रसोई में किसी का प्रवेश नहीं रहा जो है। क्योंकि पिताजी प्रिंसिपल थे तो बहुत वो पार्टियां होती थी, एग्जामिनर्स आते थे, उनके फिर सारे भोजन जो है अलग बनते थे जो है, और उसको बनाने वाले लोग थे। लेकिन उसमें भी माता जी के हाथ का बना हुआ कुछ न कुछ जो है जाता था जो है, और वो लोग बड़े। लेकिन परिवार का जो भोजन बनता था उसमें कभी किसी का, जबकि परिवार संयुक्त परिवार था हमारा, हमारे बहुत रिलेटिव्स भी आते थे, बड़लगंज में तो बहुत रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे जो है, और सबका भोजन वो अपने हाथ से, और हमारी बहनें, और जब शादियां हो गई तो फिर बहू लोग भी उसमें वो इन्वॉल्व होती थी, बनाती थी जो है। तो ये बड़ा उनका कर्मठता, कोई लोभ, किसी तरह का मोह नहीं। दूसरा, परिवार को छोड़ करके वो बाहर उनका भ्रमण का नहीं होता था। वो हमेशा ये कहते थे कि नहीं, बच्चों की देखभाल हमको जो है वो करना है। और बच्चों मतलब कि अब वो हमने कहा ना कि वो चूंकि पिताजी प्राचार्य थे तो कॉलोनी में हम लोग रहते थे, तो तमाम अगल बगल के भी जो परिवार हैं उनके भी बच्चों को उतना ही स्नेह से, उतना ही ममत्व से आज भी तमाम लोगों से मिलने आते हैं। और जिनको बचपन में उन्होंने बहुत दुलारा है, बहुत स्नेह किया है, बहुत प्यार दिया है, तो वो कभी उनको ये नहीं था कि नहीं वो देशाटन करना है, घूमना है, जाना है। जबकि पिताजी हमारे जिस पद पे थे तो उनको भी मतलब प्रदेश में तो ज्यादा भ्रमण होता था, भारत के भी अलग अलग हिस्सों में गए, क्योंकि वो भी मनीषी रहे, विद्वान रहे, एग्जामिनेशन लेने के लिए जाना पड़ता था उनको। लेकिन माँ कभी भी नहीं जाती थी साथ में, वो परिवार को देखती थी, परिवार को देखती थी। और एकदम वही स्थिति है कि हम पूरे भारत को भ्रमण करते हैं, हम दुनिया के तमाम देशों में भ्रमण किए हैं, लेकिन पत्नी हमारे साथ कहीं नहीं जाती है। अच्छा, वो भी नहीं जाती है। वो कहती नहीं, आप अपने निजी कार्य से जा रहे हैं, ऑफिस के काम से जा रहे हैं, तो आप अपने कार्य को करिए, और हमारे जाने से दिक्कतें भी होंगी, तो कभी भी ऑफिशियल किसी भी काम में, हाँ, लेकिन दर्शन के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए जब हम कहीं जा रहे हैं, फिर वो उसी कार्य के लिए जो है फिर निकलती है साथ में। नहीं तो वो भी परिवार का पूरा ध्यान रखना है वहाँ पे, तो वो अपनी बड़ी बहू की जो जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन कर रही है। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि बेसन का लड्डू, कई बार ऐसा होता है ना कि बेसन का लड्डू बनाते वक्त ही बहुत ज्यादा वो आप बड़े थे तो आपके 2 भाई है, तो मस्ती होती रहती थी घर में, कौन ज्यादा मस्ती करता था? मस्ती क्या, मैं बताऊं कि हम बचपन में बहुत शैतानी करते थे। और हम शैतानी नहीं करते थे, हम चूंकि कॉलोनी थी तो पूरी कॉलोनी में जो अध्यापक लोग हैं उनके बच्चे हैं, तो पूरा परिवार जैसा था। तो सभी लोग खेलते थे, और बचपन में हमसे बड़े उम्र के लोग भी और छोटे उम्र के लोग भी जो है, और बड़ा सब आपस में एक फैमिली जैसा, एक परिवार जैसा। तो हम बहुत शैतानी करते थे। और हम ये भी बताएं लोगों को कि बचपन में वो पिताजी के हाथ से जो है हमें मार भी पड़ती थी। लेकिन हमारे अलावा हमें नहीं याद है कि बाकी हमारे किसी भाई बहन को
या किसी नीचे के लोगों को किसी को मार पड़ी हो पिताजी के हाथ से, कभी नहीं। क्योंकि हमें अगर मार पड़ती थी तो सभी जो है वो शांत हो जाते सब थे। शांत हो जाते थे। हमारे मुखिया को ही डांट पड़ी है तो अभी हम सब शांत हो गए। और लेकिन वो अनुशासन का, हाँ। मैं बताऊं कि वो एक ऐसा वातावरण था कि हमने कहा ना, हम कॉलोनी में रहते थे और मतलब लगभग 50 से 70 बच्चे थे और सब साथ में, तो उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा थी त्योहार मनाने से लेकर के। नुकसान पहुंचाने की भावना किसी बच्चे या किसी बड़े के मन में भी नहीं होती थी। हाँ। ये बड़ी चीज थी अनुशासन का। जो सबसे बड़ा कारण ये था, दूसरे, जिस कार्य के लिए एक बार डांट पड़ी दोबारा वो गलती नहीं हुई, वो नहीं हुई। हमने कहा ना कि चूंकि वो अध्यापक थे, वो शिक्षक भी थे, उन्होंने सारा जीवन, जबकि लंबे समय तक वो प्रिंसिपल रहे, प्राचार्य रहे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि हम अध्यापक हैं, हम शिक्षक हैं और हमारा जो काम है समाज में एक आदर्श उपस्थित करना। तो हमें लगा कि शायद उनके जीवन काल को हमने अनुसरण किया। और वो पान के बहुत शौकीन थे, वो चाय के बहुत शौकीन थे, सवेरे उठने के बाद में। और हम बहुत बार ऐसा रहा है कि हम खुद चाय बना करके हमने उनको दिया है, लेकिन हम भी उस समय फिर चाय 1 कप पी लेते थे। और वो पान बहुत खाते थे और पान का उनका ये था, और रात में सोने के पहले वो पढ़ते थे पिताजी, तो पान को मुंह में रख करके वो पढ़ते रहते थे, फिर सो जाते थे। फिर माँ हमारी जाकर के उनका चश्मा उतार के रखती थी और फिर उनको याद जब भी आता था शायद पान थूकते थे, पानी पीते थे उठ करके, लेकिन सवेरे हम चाय उनको देते थे, तो हमारी भी चाय पीने की आदत बहुत पड़ गई। लेकिन बाद में हमने 1975 में 15 अगस्त का दिन था, हमने उस दिन सवेरे ही संकल्प लिया कि हम चाय नहीं पिएंगे। और 15 अगस्त 1975 से लेकर के आज तक फिर हमने भारत के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहे, बर्फ की जगहों पे भी हम रहे, लेकिन हम चाय का सेवन फिर हमने नहीं किया जो है। सच में? और आज भी चाय का सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं। बाद में फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चाय आपको लेना चाहिए। हमने कहा नहीं, फिर हम कॉफी थोड़ी सी ले लेंगे। और क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, किसी के घर भी जा रहे हैं तो वो कोई आग्रह कर रहा है, और तो हम थोड़ी सी फिर कॉफी लेने लगे। फिर कॉफी का लेकिन हमें फिर शौक हुआ और हम भी अलग अलग तरह की कॉफी का बहुत सेवन करते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से। तो एक वो भी आनंद है। तो वो परिवार का और माता पिता का, लेकिन हमें जो पिताजी से जो एक और विरासत मिली, ये जो समाज जीवन में काम करने की जो प्रेरणा थी, पूरे उनको कहीं लोभ नहीं। आप ये सोचिए कि 37 साल की सर्विस के बाद 1 इंच जमीन नहीं, मकान बनाना तो छोड़िए, और जहां वो काम करते थे वो लोगों ने कहा कि आप ले लीजिए जमीन, बाद में बोले जब जमीन लेंगे फिर एक लोभ होगा, एक कमरा बनवा लो, फिर एक कमरा बनवा लो, फिर रिटायरमेंट बाद वहीं रहो। और कॉलेज में चूंकि प्रिंसिपल का क्वार्टर था तो वहां पे रहते थे, और रिटायर होने के बाद सब कुछ वहीं छोड़ करके फिर चले आए काशी जो है। और हमारे साथ 3 वर्ष तक किराए के मकान में रहे। और उसके बाद में फिर वो हम लोगों का एक छोटा सा, जब उनका फंड का पैसा मिल गया तो एक छोटा सा भूखंड लिया गया, और फिर वहीं पे 1 फ्लोर बना। फिर भाई की शादी होनी थी, फिर 1 फ्लोर और बना, और फिर धीरे धीरे तो वो हमने जो उनसे सीखा था कि जो उनके मन में हमेशा रहता था, और वो हमेशा यही कहते थे कि नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है और सकारात्मक काम में बढ़ते जाना है। सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा कहते थे कि हम किसी को नुकसान, निंदा, चर्चा, बात करने में जितना समय लगाएंगे, हम अपने, जब हमको समाज जीवन में आना था सामाजिक कार्य के लिए, तो हमने उनसे पूछा था कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 चीज हमसे कहा था। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी करो उससे समाज का और राष्ट्र का वो भला हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक तुमको अभी धन की कमी नहीं होगी। तो उसके पीछे आशय उनका यह था कि वो 5 वर्ष तक रिटायर नहीं होने जा रहे थे, लेकिन ऐसी ईश्वर की कृपा रही कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ी नहीं कभी धन की। बल्कि हम तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे डॉक्टरेट में, तो उस समय तो इतनी स्कॉलरशिप उसी समय मिलती थी कि हमारी स्कॉलरशिप से हमारे 3-4 ऐसे दोस्त जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं थी,
तो उनके उनके भी खर्च उससे चलते थे जो है, क्योंकि हमने बाद में फिर मेस में खाना बंद कर दिया था जब हमें मालूम हुआ कि उन लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ। और फिर हम लोग के ही कमरे में फिर खाना भी बनता था और फिर 4-5 लोग उसी से वो खाते थे, उसी स्कॉलरशिप से काम हो जाता था हम लोग का जो है, सब लोग काम करते थे। तो ये एक बड़ा, तो ये यही प्रेरणा है कि महामना का रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ये पूर्वजों का पुण्य फल है, पुण्य फल जो हमें लगता है आगे की विरासत को वो कि प्राप्त जो करता है। बढ़ाने में, नहीं तो आप खुद सोचिए कि हमारे जैसा एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता जो सिद्धांततः ये सोच करके आया था कि हम कभी जीवन काल में किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करेंगे, हमारे नीचे की जो टीम है हम उनका नॉमिनेशन करते हैं, भेजते हैं, हमसे पहले उनको 2-2 मुख्यमंत्रियों से सम्मान मिल चुका है। हम तो बाद में मुख्यमंत्री लोगों से मिले, हमारे यहाँ की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको पहले सम्मान मिला, पुरस्कार भी मिले। लेकिन 2017 में हमें नेशनल आईपी अवार्ड मिला जीआई के काम के लिए, और 2019 में पद्मश्री का सम्मान मिला। हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते थे कि मतलब कि ना आवेदन भी करना नहीं करना सिद्धांत, और वह तो सम्मान पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी कि मतलब हम लोग तो उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। संयुक्त परिवार में जन्म लेना, संयुक्त परिवार में पालन पोषण होना, और जैसे अभी हमारे साक्षात्कार के दरमियान हमारे दर्शकों ने भी अनुभव किया होगा कि जब अपने अपने स्वर्गीय पिताजी का जब नामोल्लेख हुआ, तब आपका वो स्नेह, वो मातृ और वो जो एक वात्सल्य है वो एक आपके कंठ से निकल रहा था। और एक असामान्य है कि अपने पिताजी को देखना, उनके बारे में बताना और उनके साथ बीते हुए कल दर्शकों के साथ साझा करना, और वही आज एक पिताजी के स्थान पर पहुंचकर अपने भाइयों को परिवार को देखना, ये बहुत ही असंभव रहता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य लगता है, सातत्य लगता है और संयम भी रहता है। मान्यवर हमारे दर्शक हमेशा एक साचेबद्ध साक्षात्कार के लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन आज आपका जो कर्तृत्व है वो उसके कारण हम हमारा साक्षात्कार के प्रश्न भी थोड़े बदल रहे हैं। हमारे भारत गणराज्य के 14वें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पद्म है उससे आप अलंकृत हुए। निश्चित तौर पे उसमें संयम, सातत्य है, अनंत श्रम है, मेहनत है, लेकिन उसमें और एक चीज है, उसमें है बुद्धिमत्ता। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी छीनी जाती है, लेकिन सरस्वती छीनी नहीं जा सकती। वो केवल उसी व्यक्ति के पास रहती है जिसमें वो धैर्य है। कैसे रहा ये सफर? देखिए, अब आपने ऐसे विषय को वो खुरीदा है कि जो हमारे मन के बड़े करीब है। पद्म सम्मान मिलना अपने आप में निश्चित तौर पे बड़ा गौरवान्वित करने वाला है और रोमांचक भी है, क्योंकि हमारे जैसा अत्यंत सामाजिक कार्यकर्ता जिसने पढ़ाई सॉइल एंड एग्रीकल्चर में किया, डॉक्टरेट किया, दिशा कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगा कि समाज का जो यह क्षेत्र है वह अछूता है, दिक्कत हो रही है, नुकसान हो रहा है, और जो भारत की समृद्ध विरासत है, जिसमें चाहे वो कृषि हो या हमारे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, जो शिल्प हैं, कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, उसकी जो विधाएं हैं, वो हजारों साल की एक परंपरा है। उसका संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा? हमने कहा ना कि उस समय के बुनकर, वीवर्स ये कहते थे कि हमारी पूंजी यही है, हमारे पास जमीन नहीं, हमारा करघा है, हमारा लूम है। शिल्पकार कहता था, मीनाकारी का आर्टिजन कहता था, लकड़ी का खिलौना बनाने वाला कहता था, सिल्वर की ज्वेलरी बनाने वाला कहता था काशी में, हमारी कला कैसे बचेगी, हमारे लिए भी कुछ करिए। हम एक चीज का उल्लेख करना चाहते हैं बहुत मजबूती के साथ में कि भारत जो भूमि है, जो उसको बाहर के लोगों ने सोने की चिड़िया कहा, हाँ, ये सोने की चिड़िया भारत के लोगों ने नहीं कहा था, ये दुनिया के दूसरे देश के लोगों ने कहा भारत सोने की चिड़िया।
अब ये भारत सोने की चिड़िया क्या थी? कोई उड़ने वाली चिड़िया तो सोने की थी नहीं। यहाँ की शिल्प थी, यहाँ की कलाएं थे, यहाँ के अनाज थे, यहाँ की चाय थी, यहाँ की मिठाइयां थी, यहाँ के फल थे। मतलब ये वो समृद्ध विरासत थी जिसको लूटने का सिलसिला 2300 साल पहले से शुरू हुआ। अलेक्जेंडर, जिसको दुर्भाग्य से सिकंदर महान कहा गया, इतिहास की पुस्तकों में ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के पुराने इतिहासकारों ने, जो लुटेरा है वो महान कैसे हो सकता है। अब 2300 साल पहले जो लूट का सिलसिला भारत में शुरू हुआ, और हमने कहने में गर्व है कि आचार्य चाणक्य, जिनका उस समय उद्भव होता है, और राज्य रजवाड़ों को छोड़ करके उन्होंने जनजाति, वनवासी, गिरवासी, युवाओं को लेकर के, सामान्य जन को लेकर के और मुकाबला किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को निकाल करके सामने लेकर के आए, और जो विश्व विजय के लिए निकला था अलेक्जेंडर, वह परास्त होकर के, मतलब हमें इतना कभी कभी गर्व होता है कि जो बटुक ब्राह्मण वेद पाठ करने के लिए जाते थे, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेते थे। भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लिया है। हमारी सनातन में इस परंपरा को हजारों साल से कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा अनिवार्य है, और शिक्षा ही नहीं अनिवार्य है, दोनों का प्रदर्शन अनिवार्य है। जैसे जो योद्धा है, वो योद्धा शस्त्र का तो ज्ञान ले ही रहा है, शास्त्र का भी ज्ञान ले रहा है। राजा वही अच्छा है जिसके पास ये दोनों विधाएं हैं, प्रजा का पालन करेगा। चाणक्य ने अपने समय में चंद्रगुप्त को लिया, बिना यह जाने कि वर्ण, कुल, गोत्र नहीं, योग्यता के आधार पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सनातन की हजारों साल की विरासत है, वहां पे गोत्र नहीं है, कुल नहीं है, उसकी विद्वता है, उसका ज्ञान है। तो जो आपने कहा सरस्वती, वो अगर व्यक्ति के अंदर में विराजमान है, तो ये गुरु का काम है कि उसको तराश करके निकालेगा। और आचार्य चाणक्य ने यही किया कि उस समय के आतताई शासन का नष्ट किया, परास्त करके वापस भेजा, और ये पूरा भारत भूमि जो सोने की चिड़िया, उसमें जो लूटी जाने की स्थिति। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, और फिर नई कहानी आ गई, अकबर द ग्रेट। अरे ये भारत है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रेट हैं, यहाँ पे राणा प्रताप ग्रेट हैं, यहाँ पे राणा सांगा ग्रेट हैं, यहाँ पे एक से एक विभूतियां, हमारे ऋषि महर्षि वो सारे महान रहे हैं। यहाँ पे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु वो महान रहे हैं, सुखदेव महान रहे हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात करते हैं, वो महान रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर महान रहे हैं। ये जो या एकदम 13-14 वर्ष की अवस्था में फांसी को गले लगाने वाले खुदीराम बोस, वो महान रहे हैं। ये वीरों की वो धरती है जहां पे ऋषि परंपरा से लेकर के और वर्तमान समय में भी वो वीरों की श्रृंखला रही है। अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो भारत का उल्लेख उस समय अखंड भारत के रूप में जब होता है, तो हमारे संस्कृत के उसमें काव्यों में जब श्लोक पढ़े जाते हैं तो कहा जाता है जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। जम्मू द्वीप पूरा जो ऑस्ट्रेलिया से के तमाम जिसकी बात की गई है, फिर आर्यावर्त है, फिर भारत खंड है, ये तीन चीजें हैं। तो अब आप सोचिए कि जिसमें कितनी बड़ी विरासत रही है, जिसकी इतनी बड़ी चीजें रही, समृद्धि रही है, और पूरी दुनिया को, चाहे हम तो सिर्फ ज्ञान के केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, भारत भूमि व्यवसाय के, बिजनेस के इतने बड़े सेंटर के रूप में था कि दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा यहां से, बाद में उस लूट के सिलसिले में जब ब्रिटिशर्स भी आए यहाँ पे, जिन्होंने लूटने का काम शुरू किया यहाँ पे, तो जब वो यहाँ पे आए तो उनको यहाँ के वस्त्रों को देख करके बड़ा जेलस फील हुआ। उनको लगता था कि मैनचेस्टर का कपड़ा बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उन्होंने आसाम की मुगा सिल्क को देखा, जब उन्होंने बेंगलोर की कतान को देखा,
रेशम के वस्त्रों को। जब उन्होंने बनारस के ब्रोकेट को, ग्यासर, ग्यांटा, थंगा, पेमा चंदी, बादल चंदी, दोरजे या जामदानी को देखा, या जब उन्होंने पैठनी को देखा, तब उनका वो भ्रम खत्म हो गया, वो दूर हो गया। और उन्होंने बड़े ही चालाकी से फिर यहाँ से रेशम के वस्त्रों का, अच्छे सूती वस्त्रों का व्यापार करना शुरू किया। और वह तो यहाँ से गुड़ भी लेकर के गए, मिर्जापुर से, मुजफ्फरनगर से, कोल्हापुर से गुड़ तक वो लेकर के गए और दुनिया के बाजारों में उन्होंने बेचा। तो जो आक्रांता थे यहाँ पे जो आए, उन्होंने तो हीरे जवाहरात को लिया, मूर्तियों को खंडित किया, मूर्तियों को तोड़ा। आप किसी भी म्यूजियम में जाएंगे, अगर देवी की मूर्ति है तो वक्ष कटा है, सर कटा है, अगर पुरुष की मूर्ति है, देवताओं की मूर्ति है, हाथ कटे हैं, टूटे हैं, क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं था। तो लेकिन वो हीरे जवाहरात लूट के लेके गए। और कितनी समृद्ध परंपरा रही है सनातन की, मंदिरों का कितना बड़ा वैभव रहा है सनातन का, जो है ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये जो शिल्प है, ये जो विशेषता है। और मुगलों के बाद में, आक्रांताओं के बाद में धीरे धीरे फिर ब्रिटिशर्स ने इसको लूटा। लेकिन वेद को नष्ट नहीं किया जा सका, वैदिक ऋचाओं को नष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि हम बोलते हैं वेद को श्रुति बोलते हैं, सुन करके। गुरु से जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को, तो आक्रांता हमारे वैदिक ज्ञान को नष्ट नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे नालंदा कई वर्षों तक जलता रहा, इसमें कोई तक्षशिला को नष्ट कर दिया गया, लेकिन हमारी वैदिक ऋचाएं आज भी हैं, हमारे उपनिषद आज भी हैं, हमारे धर्म ग्रंथ आज भी हैं। और उस कठिन काल में गोस्वामी तुलसीदास जैसे लोग, जिन्होंने उस समय उनके ऊपर जुल्म किए गए, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर में जुल्म किए गए। रामचरितमानस जिस ग्रंथ की उन्होंने जो रचना किया, वो आज भी वो पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, और हर सनातनी चाहता कि उसके घर के अंदर में एक रामचरितमानस का ग्रंथ हो, या गीता की बात हो, या महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की। तो ये वो संस्कृति रही है। और इसी के साथ में रहीम है, रसखान है, कबीर है। हम तो काशी से आते हैं, वो कबीर की धरती है, वो बुद्ध की धरती है। तो ये जो पूरी एक जो सम्यक परंपरा रही है, जो सम्यक ज्ञान रहा है, इसने भारत को बड़ा समृद्ध किया। और जब वर्तमान दौर में जब ट्रिप्स एग्रीमेंट पे साइन हुआ, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दुनिया का बाजार खुला, उदारीकरण खुल गया, हमारी सरकारें तैयार नहीं थी उसके लिए। और नतीजा ये हुआ कि लूट के लिए चाइना जैसा देश बैठा था, उसने डंपिंग करना शुरू कर दिया। वो चाहे बनारसी साड़ी की बात हो, या कांजीवरम की बात हो, या पोचमपल्ली की बात हो, या पैठनी की बात हो, धीरे धीरे नकली रेशम आने लगे, धीरे धीरे मशीनें आने लगी, यहां तक कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से लेकर के अब बिजली के झालर से लेकर दिए तक आने लगे बाहर से, क्योंकि सरकारों की वो तैयारी नहीं थी। और जब आप WTO के एग्रीमेंट पे साइन कर चुके हैं, तो आप उसको कानूनी रूप से नहीं रोक सकते हैं। एक ही तरीका है कि आप अपने यहाँ के शिल्पियों को, बुनकरों को, कारीगरों को इतना उत्पादन उनका करिए कि हमको बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं। और वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। तब हमारे जैसे लोगों को, हम आभारी हैं आज भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिनसे जब हमारा साक्षात्कार हुआ, जिनसे जब हमारी चर्चा हुई, वो भारत में उसमें प्रधानमंत्री थे। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन सीक्रेट, ये सबके कानून थे, क्योंकि ये सबके कानून ब्रिटिशर्स के फायदे वाले थे। तो अंग्रेजों ने इसको बना करके रखा था। वो अपनी संपत्ति को बचाना, तो कॉपीराइट का कानून बना दिया, ट्रेडमार्क का कानून बना दिया, लेकिन ये निजी संपत्ति है। दीज ऑल आर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। लेकिन GI का कानून नहीं था, जो समुदाय की संपत्ति है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, उसका कानून नहीं था। जब माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी साहब के साथ में हमने आग्रह किया कि भारत में कानून नहीं है, बनारसी साड़ी को नुकसान हो रहा है, लखनऊ की चिकनकारी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो वहां से सांसद थे, भारत की विरासत को नुकसान हो रहा है, इसकी नकल की जा रही है, कानून है नहीं। तो वो तो बहुत ही सहृदय थे और बड़े ही संजीदगी से बात सुनते थे। मैं बताऊं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको लिया, और भारत की पार्लियामेंट में जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट बना करके पास किया गया। और अच्छी बात यह है कि उन्हीं के कार्यकाल में 2003 में लागू कर दिया गया।
तो लागू होने का यह नतीजा रहा कि भारत में भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कानून बन गया और लागू हो गया। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग भारत में मिला। अब हमारे जैसे लोग जो उस प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन मूल रूप से समाज के काम में दूसरे लगे हुए थे, विमेन इकोनॉमिक इंपावरमेंट, बच्चों की शिक्षा में, बुनकरों के विकास में, हम उसमें फिर से लग गए। लेकिन 2006 में जब लगा कि बनारस की साड़ी के ऊपर बहुत घोर संकट आ गया, मशीनें ग्रो होने लगी, नकली चीजें बनने लगी, चाइना से नकली मशीनें आने लगी और सारी चीजें बेचते थे हैंडमेड के नाम पे, हैंडलूम के नाम पे, तब हमने उस समय संयुक्त राष्ट्र के प्रोग्राम में हमारी मुलाकात जब वहां पे हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंगटाड, उनके लोगों के साथ में, उन्होंने कहा कि भारत में जो जीआई का कानून बन गया है इसी में प्रोटेक्शन होगा। और हम वापस लौट करके आए और हमें कहने में गर्व है कि बनारस की साड़ी को जीआई टैग कराने के लिए अंगटाड ने हमें सपोर्ट किया, यूएन की बॉडी ने सपोर्ट किया और भारत सरकार के साथ फिर हम मिल करके और हमने पहला जो जीआई का एप्लीकेशन था, जीआई की रजिस्ट्री चेन्नई में है, वहां पे एप्लीकेशन फाइल होती है, बनारस बुनकर समिति का हमने गठन किया और उसको फाइल कराया और 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बनारस को की साड़ी को, ब्रोकेट को, बनारस ब्रोकेट एंड साड़ी को जीआई का टैग प्राप्त हुआ। और 2007 के बाद वह जो अभियान शुरू हुआ, फिर भदोही की कारपेट, मिर्जापुर की दरी, बनारस की लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, मेटल कारी, पोजी क्राफ्ट, फिर मेटल क्राफ्ट, और अब तो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2014 से तो भारत की विरासत को बढ़ाने का और बचाने का एक पंख लग गया। और 2014 में प्रथम उनके साथ में साक्षात्कार जब हमारा उनसे सामना हुआ और उसके बाद वो पूरी दुनिया में जो भारत की विरासत है, हमने यही आग्रह किया था कि काशी में इतने जीआई उत्पाद हैं, आप पूरी दुनिया में आप भारत के जीआई उत्पादों के आप ब्रांड एम्बेसडर हो जाइए, आप ही बढ़ा पाएंगे, पूरी दुनिया में आप जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी बड़ी सहृदयता के साथ में सुझावों को स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जनमानस से जुड़े, लोक कल्याण से जुड़े जो विषय होते हैं उसको वो बहुत ही गंभीरता के साथ में लेते हैं और शासन की नीतियों में लागू करवाते हैं। फिर उन्होंने जो दिया आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल। अब लोकल से ग्लोबल क्या है, हम लोकल की गारंटी कैसे देंगे कि लोकल है? जीआई इज लीगल लोकल, जीआई ही कानूनी लोकल है जो उस भूभाग में हो रहा है, तभी तो लोकल होगा। और 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, वह जो योजना वहां पे लॉन्च हुई और उसके बाद से तो मैं बताऊं कि पूरी स्पीड आ गई। और अकेले काशी क्षेत्र में, अभी तो बनारस की तिरंगी बर्फी, ठंडई और बनारस के पान लंगड़ा हमको भी जीआई मिला, लेकिन जो काशी से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, वहां से फिर हम देवभूमि उत्तराखंड गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काशी से बाहर निकल करके दूसरे राज्यों के लिए भी कुछ सहयोग करिए, और काशी के बाद देवभूमि उत्तराखंड हम गए और 7 जीआई वहां फाइल किए, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये यात्रा बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में भारत के 26 राज्य तक पहुंच चुकी है। अंडमान निकोबार में भी 7 जीआई हमने ग्रांट कराया। अरुणाचल प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य, अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य, वही पूछने वाला था कि आप प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र से हो, आप काशी पुत्र हो, लेकिन मैंने जब आपका साक्षात्कार लेने के लिए जब मैं आज आ रहा था तो काफी IAS-IPS ऑफिसर जो अरुणाचल से है या जो अपने ईशान्य भारत से, वो बोले थे कि ये तो अरुणाचल का बेटा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा रोजगार, बहुत ज्यादा आर्थिक सक्षमता केवल आपके इस श्रमों के कारण अरुणाचल प्रदेश और वहां के जो पूर्वांचल के जो 7 राज्य है उनको मिला। वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम आपको बताएं कि अरुणाचल में जाना तो हमें वाकई में गौरव का अनुभूति कराता है। वह जो भारत का जो मस्तक है, जो भारत का सूर्योदय है, वो भारत का सूर्योदय अरुणाचल से होता है। और भगवान भास्कर की जो सूर्य का प्रकाश है वो अरुणाचल से होते हुए और वह पूरे भारत भूमि में पड़ता है। अब वो इतना समृद्ध राज्य, मैं बताऊं कि तिब्बत से जुड़ा हुआ वह राज्य अपने आप में
किसी भी भूभाग के उसके आप चले जाइए, आप अंजाव से शुरू करिए, जो म्यांमार का बॉर्डर है, जो पुराने समय का बर्मा है, वहां से लेकर के और आप तवांग तक चले जाइए, दिरांग तक चले जाइए, वो जहां पे तिब्बत का बॉर्डर है, जिसको बड़े लंबे समय तक लोग समझते रहे कि चाइना का बॉर्डर है, वो मूलतः तिब्बत का बॉर्डर है और तिब्बत जुड़ा है भारत से। और अब वो सोचिए कि वो जो भौगोलिक क्षेत्र है, विशाल भूभाग है, हरा भरा है, वहां पे 27 मेन ट्राइब्स, समुदाय और 72 सब ट्राइब्स, ये अपने आप में मतलब अद्भुत करने वाला था। दूसरे जो उसकी विशेषता है कि पूरे भूभाग में हिंदी बोली जाती है, पूरे भूभाग में हिंदी बोली जाती है। तो हमें तो बड़ी आसानी हुई, हमें आश्चर्य हुआ कि हम अरुणाचल के गांव में भी गए और वहां भी कोई हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बोल रहे हैं, और जो प्रमुख के जगह हैं वहां पे, वहां तो हिंदी में इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, इतनी बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। हमें कभी कभी आश्चर्य होता था कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं जो है, लेकिन ये बहुत ही सरकारें जो वहां पे रही हैं, और वर्तमान में तो 15-16 साल से तो इतना काम हो रहा है। वहां पे जो डिप्टी सीएम है माननीय श्री चाउना मेन जी, उन्होंने हमसे पहली बार जब हमारा उनके साथ संवाद हुआ फोन पे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ खमती राइस है, मोनपा हैंडमेड पेपर है, मोनपा टेक्सटाइल है, तांगसा टेक्सटाइल है, आदि केकीर है, अलग अलग तरह के उत्पाद हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि हमारा कुछ जीआई हो। अरुणाचल में सिर्फ 2 जीआई था उसके पहले, और जीआई था भी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं था वहां पे। हमने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने हमें आमंत्रित किया, हमने कहा नहीं, अब हम जीआई फाइल करके आएंगे। और हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि जीआई की यात्रा में, जिसमें अंटार्ड ने शुरुआत की थी, नाबार्ड ने बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया, और पूरे भारत में नाबार्ड ने सहयोग करना शुरू किया जीआई के लिए। वो चाहे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है। बाद में तो प्रधानमंत्री जी ने जब श्री अन्न की बात किया, मिलेट्स की बात किया, तो हम लोगों ने फिर मिलेट के ऊपर में भी जीआई की बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की तो परंपरा रही है, मिलेट तो भारत की विरासत है। फिर यहाँ के मसाले यहाँ के हैं, यहाँ के खान पान की चीजें यहाँ पे हैं। तो हम लोगों ने फिर उसको सबको सम्मिलित करके, क्योंकि किसी भी उत्पाद का जीआई हो सकता है, कोई प्रोडक्ट जीआई हो सकता है जो उस भूभाग में है, जिसका एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक विशेषता है। तो ये हम लोगों ने शुरू किया, और अरुणाचल में क्रमशः हमने 18 जीआई फाइल किए, और हम आभारी हैं कंट्रोलर जनरल आईपीआर के, जो भारत सरकार में जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के महानियंत्रक होते हैं, जिन्होंने बड़े ही सहृदयता के साथ में पूरे भारत में आज की तारीख में बड़ा अच्छा शानदार प्रयास हो रहा है। जीआई रजिस्ट्री, उसके वो रजिस्ट्रार भी कहे जाते हैं, वो उनके प्रयासों पर अरुणाचल में 18 जीआई की हियरिंग हुई और 18 को ग्रांट हुआ, और एक ही बार अरुणाचल प्रदेश को 18 जीआई मिला। इसी तरह देवभूमि उत्तराखंड को, वहां पे भी बॉर्डर का इलाका है, वहां पे भी 18 जीआई एक बार में ग्रांट हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से वहां प्रमाण पत्र दिया, अरुणाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमाण पत्र दिया, और एक पूरा वातावरण बन गया। और वो फिर पूर्वोत्तर राज्य में, चाहे त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, हम अभी लोग मणिपुर को एक साजिश के तहत डिस्टर्ब किया गया, साजिश के तहत हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, साजिश के तहत उसको डिस्टर्ब किया गया। मणिपुर में इतनी बड़ी विरासत है, मतलब हम तो जब पढ़ रहे हैं मणिपुर को, तो हम एकदम गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे साथ में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो मणिपुर से हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ता था वो भी जो है, तो हम उस समय मणिपुर को थोड़ा बहुत जान पाए थे। मणिपुर में विरासत भरी हुई है, मैं बताऊं, और सनातन की तो बहुत बड़ी विरासत मणिपुर में है, बहुत बड़ी विरासत है मणिपुर में। अभी हमने इस कठिन परिस्थिति में भी मणिपुर से 7 जीआई प्रोडक्ट को फाइल किया है, अद्भुत फाइल कर दिया, और हम लगभग आने वाले समय में मणिपुर से 20 से 25 प्रोडक्ट को लेने जाना है। तो फिर पूर्वोत्तर भारत को भी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने
भी एक आगे बढ़ करके और काम करना शुरू कर दिया जीआई के ऊपर में, पोस्ट जीआई के ऊपर में। तो उन्होंने आसाम के से लेकर के 8 राज्यों को, हमने आसाम में भी किया, सिक्किम में भी हमने किया। तो आसाम को लेके जो 8 राज्य हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अस्त्रलक्ष्मी, उन्होंने शब्द कहा अस्त्रलक्ष्मी। तो अस्त्रलक्ष्मी की जब उन्होंने बात कहा तो वो तो बड़ी समृद्धि है वहां पे। और हमें ऐसा लगता है कि अकेले 8 राज्य से 2-3 वर्ष के अंदर में लगभग 400-500 जीआई होंगे। वो भारत की बौद्धिक संपदा में, भारत की विरासत में पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय में बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब होगा। जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें हो रही हैं, हमें गर्व हो रहा है कि कहने में कि अरुणाचल का राज्य का सर्वोच्च सम्मान हमें अभी उनके स्टेटहुड डे पे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब की मौजूदगी में हमें दिया गया था। माननीय केंद्रीय मंत्री भी उस समय थे, डिप्टी सीएम साहब थे, और अरुणाचल विश्वविद्यालय ने हमें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। ये चीजें उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, सोशल वर्कर को एक प्रेरणा देती है कि हम और मनोयोग के साथ में, अभी हमने हाल में तेलंगाना से एक ही बार में हमने 6 जीआई फाइल किया। तो ये जो हम केरल से जीआई फाइल कर रहे हैं, तो भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे उसमें दादरा नगर हवेली हो या गुजरात जैसा महत्वपूर्ण राज्य हो, हम आपके सारे दर्शकों को बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि गुजरात में भी हमने 4 जीआई को ग्रांट कराया है और 8 जीआई प्रक्रिया में शामिल हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा उत्पाद जीआई होने जा रहा है जो सूरत का डायमंड है। सूरत के डायमंड को जीआई फाइल हो चुका है, उसकी हियरिंग संपन्न हो चुकी है, वो पब्लिश हो चुका है। आने वाले कुछ ही महीनों में सूरत का डायमंड, जो सूरत कट अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है, वह भारत का सबसे बड़ा जीआई टैग वाला प्रोडक्ट होगा और पूरी दुनिया में उसी शान के साथ जाएगा। तो अभी हम उस परंपरा को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके शासन का, प्रशासन का जो सहयोग है, और जो सरकार के अलग अलग मंत्रालय, चाहे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फूड डिपार्टमेंट है, नाबार्ड है, सिडबी है, दूसरे अन्य विभाग है, कई कारपोरेट भी, अब सब आगे आ रहे हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और बचाने का जो प्रयास हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्वगुरु, वह विश्वगुरु बनने का, हमें लग रहा है कि वह समय बहुत दूर नहीं है। और वर्तमान समय में जो लोग इस समय हैं, शायद वो अपने जीवन काल में उस विश्वगुरु को देखेंगे, विकसित राष्ट्र को देखेंगे, और उस विकसित राष्ट्र में जो हमारी हस्तशिल्प, हस्तकला, परंपरा, कृषि, खान पान, उत्पाद फिर से पूरी दुनिया में ये छाने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया फिर से भारत के इन परंपरागत उत्पादों की तरफ देख रही है और बड़े गौरव के साथ में उसको खरीद रही है, उसको ले रही है। और हमें लग रहा है कि शायद यही विरासत है और इसी विरासत के लिए भारत हजारों हजार साल से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। यानी जो हजारों साल से सोने की चिड़िया हमें कहते आए हुए हैं अनेक राष्ट्र, वो एक सोने की चिड़िया आज एक सोने का पंछी बन के वो आकाश में अपने स्थिर होने के लिए तैयार है। मान्यवर महामहिम भारत गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम प्रधानमंत्री एवं ऐसे सभी संसद सदस्यों से हम बहुत ही शुक्रगुजार है, मंत्रिमंडल से शुक्रगुजार है कि जिन्होंने एक पद्मश्री का जो एक अलंकरण है उससे आपको अलंकृत किया है। और हमारे दर्शक जो है वो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो विश्वगुरु भारत के लिए हमें जो आगे अग्रसर होना है, उसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपको अपने संवाद में एक चीज को और जोड़ना चाहते हैं कि हमें सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों से मिलने का गौरव प्राप्त है। हाँ। और राष्ट्रपति भवन के अंदर में अलंकरण समारोह में ही जो है, और हम आदरणीय श्री विपिन रावत जी से भी हमारी मुलाकात हुई।
और बड़ा ही गौरवशाली वो पल रहा हमारे लिए। सेना की तीनों अंगों लोगों से हमारी मुलाकात हुई, हमारे छायाचित्र उनके साथ में हैं। और जब उन लोगों को मालूम हुआ कि हम जीआई की दिशा में काम कर रहे हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन में काम कर रहे हैं, हाँ, तो हमें वो सेंटेंस याद है कि उन्होंने कहा था, जनरल साहब ने, कि हम लोग सीमा की रक्षा करने का काम कर रहे हैं और आप राष्ट्र की सांस्कृतिक रक्षा के लिए आप लगे हुए काम कर रहे हैं, यहाँ की विरासत को आप बचाने का, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप उसी तरह के वो पुरोधा है, उसी तरह के आप योद्धा है जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे काम करते हैं। और इसी दरम्यान हमको कई ऐसे ऑनरेबल गवर्नर साहब लोगों से मिलने का, लेफ्टिनेंट गवर्नर लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, या अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, या अंडमान निकोबार के माननीय गवर्नर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश के, और तमाम लोगों से गवर्नर हैं, इसमें असम के गवर्नर हैं, इन कई लोगों से भी मिलने का, या केरल में गवर्नर थे जो अभी बिहार में है, और तो ये इन लोगों से भी हमें मिलने का अवसर मिला है। और इन लोगों का भी बड़ा स्नेह हमें है कि हम जिस दिशा में ये निरंतर, झारखंड में भी इस समय जो गवर्नर है, तो ये बड़े हम लोगों का सानिध्य प्राप्त रहा है। और हमें कभी कभी ये लगता है कि इस तरह के लोगों से मिलना ये अपने आप में एक ऊर्जा देता है। हम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के साथ में भी सानिध्य रहा है, उनके साथ संवाद रहा है, और हमें यह लगता था कि शायद ऐसी विभूतियों से मिलना, उनसे संवाद करना, चर्चा करना, ये बड़ा आत्मबल प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है, एक प्रेरणा देता है। और हम आज की युवा पीढ़ी से हम यही आग्रह हमेशा करेंगे कि जो ज्ञान है वो जीवन के हर समय काम आता है, अध्ययन हर समय काम आता है। जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आपके द्वारा अर्जित किया हुआ, सिंचित किया हुआ ज्ञान न काम आवे। इसलिए बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा और उनका जो विमर्श है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो आपको रास्ता दिखाएगा। दूसरे, हमेशा सकारात्मक दिशा में सोचना है, उसी में चिंतन करना है। हम आज भी रात में 1 बजे के पहले नहीं सोते हैं, हम अध्ययन करते हैं रात में 1 बजे तक, आज भी हम अध्ययन करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लैपटॉप अगर खुला है तो घड़ी की सुई 2 बजे पे पहुंच गई, तब जबरदस्ती लैपटॉप बंद करना पड़ता है कि नहीं, अब सवेरे उठना भी है और 5-6 घंटे की नींद भी लेना है, तो इसलिए बंद कर दो। लेकिन वही ज्ञान, वही प्रेरणा, हमारे शास्त्रों में कहा गया ना, सत्संग, जो सत्संग की बात की गई है, अच्छे लोगों के साथ बैठने की बात की गई है, जो चर्चाओं की बात की गई है, आज की युवा पीढ़ी के हाथ में तो वो यंत्र है, वो मोबाइल है जो आपके तमाम ज्ञान को देगा। तो आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लीजिए, और जितनी सकारात्मक ऊर्जा अंदर जाएगी, उतनी नकारात्मक चीजों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन अंदर सकारात्मक चीजें, और वो सकारात्मक कैसे जाएंगे? जब आप अच्छी चीजों का अध्ययन करेंगे, आपके सानिध्य बढ़िया लोगों के साथ रहेंगे, एक सत्संग बढ़िया लोगों के साथ होगा, आपका स्वयं का भी अध्ययन होना चाहिए। और ये जो स्वाध्याय है, इसको लेकर के हमें लग रहा है कि युवा पीढ़ी को जरूर से ध्यान रखना चाहिए। और माता पिता से भी आग्रह है कि वह बच्चों के ऊपर में ध्यान दें, उनके मन में क्या है, उनका विमर्श क्या है, उनके साथ संवाद करना, उनके साथ चर्चा करना, ताकि उनके अंदर में अपनी बातों को थोपने से बेहतर है कि उनके बारे में जानना शुरू करें। लेकिन अनुशासन, सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए। और हमें लग रहा है कि शायद यही चीजें हैं जो आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु बनाएंगी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगी। और ये युवा देश है, ये पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से, अपनी हुनर से, अपनी क्षमता से ये फिर से पहचाना जाएगा। ऐसे भी फिर भारत की तरफ, और देख भी रहे हैं, ये पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है इस कठिन और जटिल परिस्थिति में, ये देख रहा है। और हमें लग रहा है कि शायद आज का यही अवसर है, यही समय है। और इस पूरे संवाद का आपसे आग्रह सभी से है कि हम लोग सकारात्मक दिशा में सोचें, सकारात्मक दिशा में काम करें, जिससे कि आने वाले समय में ये समाज और ये राष्ट्र नित्य निरंतर ऊंचाइयों को छू सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी लोगों का।
जय हिंद मान्यवर, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री की तरफ से और हमारे देश विदेश के सभी दर्शकों की तरफ से आपको मनपूर्वक शुभकामना। जय हिंद। बहुत आभार आपका भी कि आपने हमारे जैसे व्यक्ति को अपने साथ में शामिल करके और कुछ वाक्यों को दुनिया तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। बहुत हमारा अभिनंदन सम्मान। आपका। धन्यवाद। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां